सब बच्चे मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, क्योंकि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे बिना हम 12th की प्रोबेबिलिटी को समझ नहीं सकते थे। ठीक है, देखो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने से फायदा ये हुआ कि अगर हमने 11 को नहीं पढ़ा था, समझ लीजिए वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, देखो 12 क्लास में प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग होती है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है। इसमें देखो बेटा, जैसे क्या होता है कि जैसे यहां पर हम जब एक के बाद एक 2 या 3 इवेंट्स रिपीट करते हैं एक के बाद एक, जैसे कि मैं तुमको देखो इस बात को एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो जैसे मान लो हमने एक बॉक्स ले लिया और एक बॉक्स में मान लीजिए हमारे पास B1, B2, B3, B4 चार अलग अलग गेंदे हैं। चार गेंदे हैं, चारों डिफरेंट हैं। 4 डिफरेंट बॉल्स हैं, चार अलग अलग गेंदे हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जाए कि 2 गेंदे एक के बाद एक निकालिए, है ना। मान लो हमसे कहा जाए कि 2 balls आर ड्रॉन। ठीक है, 1 by 1। देखो मैंने बताया था बेटा बेसिक में तुमको कि 2 गेंदे एक साथ भी निकाली जा सकती हैं, एक एक करके भी निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ हमने एक एक करके निकाली है, और जब गेंदे एक एक करके निकाली जाती हैं तो वहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं कि या तो वो विद रिप्लेसमेंट निकाली गई हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई हैं। तो मान लिया मैंने अभी कि ये 2 गेंदे विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई हैं। ठीक है, मान लिया मैंने ये दोनों बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो गेंद हमने निकाली उसको बाहर ही छोड़ दिया, फिर दूसरी गेंद को निकाली। अगर मैं कहता विद रिप्लेसमेंट तो इसका मतलब होता है कि एक गेंद निकाली, उसको बैग में रख दिया, फिर दूसरी गेंद को निकाली। देखो ये सब मैंने आपको बेसिक में इसलिए बहुत डिटेल से समझाया है। हर दिन हर सवाल में इन चीज़ों का यहाँ यूज़ होने वाला है बेटा, इसलिए मैंने बेसिक में बेसिक सारे वीडियो देखिए। इसके पहले हमारे 3 या 4 वीडियो जो भी आ चुके हैं वो सारे बेसिक के वीडियो हैं, उनको ध्यान से आप देखिए। उसमें सारे मैंने बेसिक सिखाए हैं। नहीं पढ़ा तो बेटा पहले प्लीज़ प्लीज़ आप बेसिक के वीडियो देखिए, तब आप यहाँ पर शुरू करिए, नहीं तो आपको हर क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ठीक है, देखो अच्छा अब देखो जैसे क्या हुआ कि जैसे इसका मतलब अगर हम 2 गेंदे निकाल रहे हैं एक के बाद एक, इसका मतलब हम 2 इवेंट कर रहे हैं। 2 इवेंट हो रही हैं। पहली गेंद का निकलना ये एक इवेंट है। मान लिया मैंने ए मान लिया मैंने है इवेंट ऑफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन, मतलब पहली गेंद निकलने की जो इवेंट है उसको मैंने ए मान लिया, ए। ठीक है, और बी क्या है, बी इवेंट ऑफ सेकेंड बॉल, इवेंट ऑफ सेकेंड बॉल ड्रॉन, मतलब जो सेकेंड बॉल ड्रॉ करने की इवेंट है उसको मैंने बी मान लिया है ना। 2 इवेंट्स हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो यहां पर उसको इवेंट कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया था काम करने का मतलब एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैंने बताया एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस आया और सैंपल स्पेस से इवेंट आया। ये देखो सब मैंने आपको बेटा इसलिए बेसिक में समझाया है कि इवेंट क्या है। बिना बेसिक को समझे बेटा यहाँ पर समझना मुश्किल होगा। तो पहले प्लीज़ हमारे जो इसके पहले वाले वीडियो हैं उनको ज़रूर आप पढ़िए, उनको बिना पढ़े आपको हर समय दिक्कत होगी। ठीक है, देखो अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे अब यहाँ पर देखो कंडीशनल वर्ड क्यों आया। कंडीशनल वर्ड इसलिए आया, देखो कंडीशन है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, कि 2 इवेंट करी हैं साथ में कुछ कंडीशन है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आया। ठीक है, अच्छा अब देखो जो दूसरी इवेंट है ना बी, इसको हम बी की जगह पर बी आफ्टर ए लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं,
इसको पढ़ते हैं बी आफ्टर ए, बी आफ्टर ए, मतलब ए के होने के बाद बी हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बी आफ्टर ए। मतलब जो इवेंट सेकेंड टाइम में होगी उसको हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, हमेशा, जिससे ये यहाँ देखो क्लियर मालूम पड़ रहा है कि बी बाद में हो रही है, पहले कुछ और हो चुकी है। पहले क्या हो चुका है, ए हो चुकी है। ए में क्या किया, एक गेंद को बाहर निकाला, बी में भी एक गेंद को बाहर निकाला, लेकिन बी आफ्टर ए लिखने से क्लियर दिख रहा है कि भाई ए इवेंट पहले हो चुकी है, इसलिए इसको बी बाई ए यानी इसको पढ़ते हैं बी आफ्टर ए। अच्छा अब देखो जरा ध्यान दो, देखो जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझो। जैसे क्या होगा, मान लो यहां पर मैं गेंदों को ऐसे कर देता, मान लो दो गेंदे मैं लाल ले लेता, R1 R2, मान लो दो गेंदे मैं रेड ले लेता, और दो गेंदे मान लो मैं ग्रीन ले लेता, G1 G2। अब देखो चार गेंदे अभी भी हैं, लेकिन दो रेड हैं और दो ग्रीन हैं। बात समझे? देखो मान लो 2 बॉल्स मैंने ड्रॉ की हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कहता तुमसे, अब देखो मैं क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछता, मैं तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछता कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसको देखो मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को जरा चेंज कर रहा हूं। देखो देखो बेटा बहुत समझने वाला टॉपिक है ये, है ना, इसको दिमाग में बैठाना पड़ता है, बहुत समझने वाला, बहुत लॉजिक है यहाँ पर, जरा समझो ध्यान से। मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement, find probability that first is red and second is green। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि पहली वाली बॉल रेड हो जाए और दूसरी वाली बॉल ग्रीन हो जाए, है ना। तो देखो फर्स्ट बॉल रेड, इसको हम मान लेते हैं ए इवेंट, इसको मान लेते हैं ए इवेंट, और सेकेंड बॉल ग्रीन, इसको मान लेते हैं बी इवेंट, मान लिया। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझिए, एंड का मतलब दोनों चाहिए, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, पी ए इंटू पी बी नहीं, बी आफ्टर ए, क्योंकि इसको लिखेंगे बी बाई ए, क्योंकि ए पहले हो गई ना, इसीलिए। बात समझे भाई, हमने इसको ए मान लिया तो ये क्या हो गई, बी आफ्टर ए। देखो ऐसा भी कर सकते थे, इसको बी मानते तो इसको कहते ए आफ्टर बी, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि पहले वाली को ए माने, इसको बी मान सकते थे। देखो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, ऐसे भी कर सकते थे। मतलब अगर हम इसको बी मान लेते तो ये हो जाता ए आफ्टर बी, जैसे ये ए था तो ये हो गया बी आफ्टर ए, अगर ये बी होता तो ये हो जाता ए आफ्टर बी। देखो ये वाला, तो ये दो थ्योरम आप याद रखिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर दो इवेंट्स हो रही हैं, एक पहले एक बाद में, और हमें उन दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। देखो हमें क्या चाहिए कि पहली रेड एंड सेकंड ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर पहला माने तो ये दूसरा हो गया, इसको पहला तो ये दूसरा हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझे? देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन को करें तो देखो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, थ्योरम ये दोनों ही है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ क्या, पहली बॉल रेड। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है NA/NS, पहली बॉल रेड। तो देखो पहली बॉल रेड चाहिए, रेड बॉल है कितनी, 2, तो 2C1, और टोटल बॉल कितनी है 4, तो अपॉन 4C1। तो ये हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम चाहते हैं पहली बॉल रेड हो, तो रेड 2 है, 2 में से कोई एक, अपॉन टोटल गेंदे 4 है, 4 में से कोई एक। ठीक, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो जैसे कि पहली बॉल रेड है और वो बाहर आपने छोड़ दी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि पहली बॉल रेड थी और उसको बाहर आपने छोड़ दिया। अब जो दूसरी बॉल आएगी, अब उसका मतलब एक रेड बॉल कम हो गई, और दूसरी चाहिए क्या, ग्रीन। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए क्या हुआ, मतलब दूसरी ग्रीन बॉल। तो ग्रीन है 2, 2C1, और टोटल गेंदे हैं 3, 3C1। तो ये हो गया हमारा 2C1 अपॉन 3C1। क्योंकि अगर आप दूसरी बॉल ग्रीन चाहते हैं तो अब ग्रीन गेंदे तो 2 हैं, लेकिन एक रेड तो कम हो गई, टोटल गेंदे बची 3। तो 2 में से एक ग्रीन, 2C1 अपॉन टोटल 3 है, तो 3C1। 2C1 की वैल्यू क्या हो गई 2, 4C1 कितना हो गया 4, ध्यान रखो हमेशा NC1 कितना होता है N, या तो NCR से फार्मूले से निकाल लो, यही आएगा, बस समझे ना। और ये क्या हो गया 2/3, तो आंसर कितना हो गया 1/3। ठीक है, 2 जब 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, बस समझे। तो देखो ध्यान रखना कि ये जो थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, हमेशा। तो इस थ्योरम को दो तरीके से लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी। इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, बात समझे। लिखो जरा इसको ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब जैसे मान लो अगर हम यही सवाल सेम सवाल करते और विद रिप्लेसमेंट करते, है ना। अगर हम सेम क्वेश्चन करते और यहां पर अब मैं कर देता हूं विद रिप्लेसमेंट, सब कुछ सेम है, बस विदाउट की जगह विद रिप्लेसमेंट आ गया, विद रिप्लेसमेंट। तो देखो ध्यान रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात सामने तब आती है जब इवेंट्स एक के बाद एक की जाए, पहली करी, दूसरी करी, तीसरी करी, हाँ चाहे वो कितनी भी हो सकती हैं, वो 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 50 हो सकती, लेकिन होनी चाहिए वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद एक, बस समझे। कितनी भी इवेंट हो सकती। देखो अब हमने 2 गेंदों को निकाला, एक एक करके निकाला, विद रिप्लेसमेंट निकाला। हम चाहते हैं पहली गेंद रेड हो जाए और दूसरी गेंद ग्रीन हो जाए। तो देखो फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। देखो थ्योरम फिर हमने वही लगाई, जो दूसरी इवेंट होगी ना उसको बी आफ्टर ए लिख सकते हैं हमेशा। अब जरा एक बात ध्यान दो, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली बॉल रेड होनी चाहिए, तो रेड है 2, 2 में से एक निकाली, अपॉन टोटल 4 में से एक निकाली, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि भाई हम क्या चाहते हैं, पहली बार रेड हो तो रेड गेंद आएगी, 2 रेड है तो 2 में से कोई एक निकालो, अपॉन टोटल गेंदें 4 है, 4 में से कोई एक निकालो, है ना। NE अपॉन NS, NE का मतलब 2 रेड में से कोई एक रेड, तो 2C1, और NS का मतलब 4 में से कोई एक, तो अपॉन 4C1 हमेशा। देखो ध्यान दो, अब आपने जो पहली गेंद निकाली ना उसको वापस रख दिया, फिर दूसरी गेंद निकाली, और दूसरी क्या चाहते हैं, ग्रीन। तो इसका मतलब अब गेंदों की संख्या कम नहीं हुई,
क्योंकि पहली गेंद निकाली, वो रेड पाई, उसको वापस रख दिया, अब फिर ग्रीन बॉल को निकालना है। तो इसका मतलब जब तुम दूसरी गेंद निकाल रहे हो तो अभी भी गेंदों की संख्या 4 ही है, कोई गेंद कम थोड़ी हुई, क्योंकि जो निकाला उसको वापस डाल दिया। तो दूसरी बॉल ग्रीन चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ग्रीन है 2, तो 2c1 अपॉन टोटल फिर 4 है तो अपॉन 4c1। तो देखो यहां पर क्या हुआ, जो दूसरी इवेंट है उसका पहली से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आपने जो पहली बार में गेंद निकाली उसको वापस डाल के दूसरी गेंद निकाली, तो दूसरी इवेंट का पहली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूसरी इवेंट को मतलब ही नहीं कि पहले क्या हुई है। भाई पहले चाहे रेड आई हो चाहे पहले ग्रीन आई हो, दूसरी की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। लेकिन हाँ, अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते तो दूसरी इवेंट पहले पर डिपेंड कर जाती है, जो हमने पहले किया था। क्योंकि अगर मान लो पहली बार में रेड आई होगी और आपने रेड को बाहर छोड़ दिया, तो सेकेंड टाइम में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक गेंद रेड आप निकाल के बाहर ही छोड़ चुके हैं। अब दोबारा फिर रेड निकालना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक रेड बॉल चली गई बाहर, अब ग्रीन संख्या ज़्यादा हो गई तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर पहली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरी कर रहे हैं तभी भी गेंदों की संख्या उतनी ही थी जितनी पहले केस में। तो जब आप विद रिप्लेसमेंट चीज़ों को कर रहे हैं तो दूसरी इवेंट पहले पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऐसी इवेंट को कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जब दूसरी पहले पर डिपेंड ना करे। कब नहीं करेगी, जब विद रिप्लेसमेंट होगा। तो इस केस में जो बी इवेंट है ये नॉट डिपेंड ऑन ए है, तो इसीलिए बी बाई ए को खाली बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं कि ए हुई है या नहीं हुई है। ए हुई है होने दो, आपने एक गेंद निकाली उसको वापस रख दिया, फिर आप दूसरी गेंद निकाल लो, तो सेकंड इवेंट में गेंदों की संख्या अभी भी उतनी है जितनी पहले केस में थी। तो चूंकि दूसरी इवेंट को पहले से मतलब नहीं, इसलिए आप यहां पर बी आफ्टर ए को खाली बी लिख सकते हैं यहां पर, और बी आफ्टर ए भी लिख सकते हैं, और चाहे तो खाली बी भी लिख सकते हैं। लेकिन पिछले वाले केस में जब हम यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे थे तो बी आफ्टर ए को बी नहीं लिख सकते। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में आप बी आफ्टर ए को बी नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पर दूसरी इवेंट पहले पर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि एक गेंद कम हो रही थी और वो गेंद कौन सी है इस बात पर दूसरी इवेंट डिपेंड कर जाएगी। अगर पहली बार में रेड हुई होगी तो सेकेंड टाइम में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर पहली में ग्रीन निकली होगी तो सेकेंड टाइम में ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। बस समझे, इसीलिए तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। तो ये इवेंट्स कैसी थी, बोलो डिपेंडेंट, क्योंकि दूसरी पहली पर डिपेंड कर रही थी कि पहली बार में क्या हुआ है। और ये इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। ठीक है, बी नॉट डिपेंड ऑन इट, तो इसको हम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि यहां पर बी ए पर डिपेंड नहीं करती, और बी आफ्टर ए को पी भी लिख सकते हैं। अब देखो, जब बी आफ्टर ए को पी भी लिखेंगे तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, ये थ्योरम हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये रिजल्ट कब आएगा, ये तब आएगा जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखो, इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जनरल रिजल्ट है। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों में लिख सकते हैं, बताया हमने, बी आफ्टर ए भी लिख सकते हैं। यहां पर
इंडिपेंडेंट में भी बी आफ्टर ए लिखना गलत नहीं है, चाहे तो लिखें, लेकिन बी आफ्टर ए को पी बी भी लिख सकते हैं। और यहां पर बी आफ्टर ए ही लिखेंगे, उसको पी बी नहीं लिखेंगे। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट यानी डिपेंडेंट के केस में थ्योरम यही रहेगी, डिपेंडेंट के केस में थ्योरम यही रहेगी। और हाँ, इंडिपेंडेंट के केस में ये भी लिख सकते हैं, और ज्यादा अच्छा होगा कि ये लिखें। इंडिपेंडेंट के केस में ये भी लिख सकते हैं, ये थ्योरम गलत नहीं है, लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट में भी ये लिख सकते हैं, और चाहे तो ये लिखें। ठीक है, तो इसीलिए इसको इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन है। यहां पर क्या होता, दूसरी इवेंट पहले पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मान लो अगर आप दो पासे एक के बाद एक फेंकें, तो अगर पहली पर 6 आया और दूसरी पर कुछ भी आए, इसका पहली पर कोई मतलब नहीं है। एक पासे को फेंका, उसी को दोबारा फेंका, तो जब आप पासे को दोबारा फेंक रहे हो तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहले पास मतलब पहली बार में क्या आया था। मान लो अगर पहली बार में 6 आया हो या 2 आया हो या 3 आया हो, तो इससे दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दूसरे पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी वही रहेगी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, चाहे पहले पर कुछ भी आया हो। तो अगर आप एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो, सेम पासे को अगर आप 2 बार फेंक रहे हो, तो दूसरे पासे पर कोई भी नंबर आए, इसका पहले बार के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए। सेकेंड टाइम में कुछ भी आए, इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है। बात समझे? देखो इसको ध्यान से, तो बच्चों ये 2 रिजल्ट हमेशा इन जनरल हैं, और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो रिजल्ट ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। देखो समझो, अब जैसे क्या होता है कि यहां तो जो हमारी इवेंट्स हैं वो रियली एक के बाद एक हो रही हैं, वाकई में ऐसा हो रहा है कि पहले एक इवेंट हुई, फिर दूसरी इवेंट हुई, पहले एक गेंद निकली, फिर दूसरी गेंदें निकली। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होता तो एक साथ है, लेकिन ऐसा महसूस किया जाता है कि जैसे एक पहले हुई है और दूसरी बाद में हुई है। बात समझे? तो खैर देखो, जैसे मैं तुमको बताता हूं एग्जांपल। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, हो प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया, हो सौरभ दी। देखो पहले जरा मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/10, ए यूनियन भी कर लो चलो 1/2। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी,
नंबर थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। तीन बातें मान लो हमको निकालनी है। चलो अच्छा और भी निकाल लो। चौथी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पांचवी बात बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। छठी बात ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सातवीं बात ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कई बातें चलो निकाल लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आठवीं बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर बी। नाइन्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट। टेंथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और बाई बी कॉम्प्लीमेंट। मान लो 10 हमें यहाँ पर अलग अलग पार्ट इसके करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अब बेटा ये सब 12th में आएगा, ध्यान रखना। 12th में भी आएगा और IIT में तो सब कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पर कोई अंतर नहीं है 12th के और IIT के कोर्स में। जो 12th में है वही एग्जैक्टली IIT का कोर्स है पूरा पूरा। प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो ये मालूम ये निकल। देखो मैंने तुमको बताया था अभी एक थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, PA प्लस PB और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बताया था कि नहीं? तो देखो ये मैंने बताया था वही रूल है ना, N ऑफ A यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, उससे निकला रूल है। देखो ये तुमको मैंने बेसिक में समझाए थे सारे रूल, बेटा याद रखो। बेटा प्लीज एक बार अगर बेसिक नहीं पढ़े तो शुरू के वीडियो पढ़िए। शुरू के वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी, हर समय दिक्कत आएगी। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उनको जरूर पढ़िए बेटा, ठीक है। देखो ये क्या हो गया 1/2 PA हो गया है 1/4 प्लस PB 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यहां से चली, ठीक है। तो देखो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/2, ठीक है। 12 हो गया एलसीएम, 3 और 2। ओहो नेगेटिव में आ गया गलत हो गया ना। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है ना। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ध्यान रखो। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा ही 0 और 1 के बीच में होता है। बस समझे ना, इस बात को याद रखो। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है NE/NS, समझो। और E क्या है, S का सैंपल स्पेस। तो NE हमेशा NS से कम ही होगा या बराबर भी हो सकता है। भाई E क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट। देखो बेटा बेसिक में सब बातें बताएं आपको। E हमेशा जो है सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो NE हमेशा NS से कम होगा। तो जब डिवाइड करोगे तो पूरी वैल्यू 1 से कम आएगी हमेशा। भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो जब बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। हाँ 0 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0-1 के बीच होती है, नेगेटिव नहीं होती प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, इसको 3 कर दें। हाँ तो ठीक है, इसको 3 कर दो, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव आंसर आ जाएगा। इससे बचने के लिए ऐसा किया, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा 1/12। देखो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ गई बोलो, ये आ गई 1/12। इसको निकाल लिया। तो सबसे पहले इस रूल को लगा करके हमने देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को निकाल लिया। कितना हो गया 1/12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया बोलो 1/12 आ गया। समझो ध्यान से, ठीक है। देखो अब हमें देखो पहले केस में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, है ना। देखो अब इसको निकालते हैं 1/1। देखो अभी मैंने आपको रूल बताया बेटा
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, या देखो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। दोनों ही सही है, कैसे भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पर ये है कि ए पहले हुआ बी बाद में हुआ, यहाँ बी पहले हुआ ए बाद में, किसी को पहला किसी को दूसरा मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो ए बाई बी चाहिए तो इस रूल को लगाओ, इससे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए बाई बी ना। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो कितना है, ये है 1/12 और पी बी कितना है 1/6। तो क्या हुआ 1/12 इंटू 6/1, तो 1/2 आंसर आ गया ए बाई बी का। देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए चाहिए, तो इस रूल को लगा दो। देखो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/12 है, और ये कितना है बोलो 1/4 है। तो 1/12 और 4/1 देखो 1/3 हो गया, है ना। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, बस समझे। अच्छा अब देखो तीसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो देखो ए बाई बी की वैल्यू आ गई 1/2, बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इसको लिख लें, क्या पता कहीं आगे काम आए। देखो अब ध्यान दो, अब देखो अगला क्या चाहिए, अगला हमको चाहिए है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो तुमको मैंने भी वेन डायग्राम में समझाया था बेटा बेसिक में कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए माइनस बी। अभी तुमको जब मैंने बेसिक वीडियो पढ़ाए थे तो वहां पर सारे फार्मूले मैंने बताए बेटा। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में से, क्योंकि ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो ए में से कॉमन को निकाल देते हैं। ए है 1/4 और ए इंटरसेक्शन बी देखो 1/12 है, ठीक है। तो 3 - 1 तो 2/12 यानी कि 1/6 आ गया। तो देखो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1/6 आ गया, है ना। और इसके बाद देखो अगला बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर वही सेम है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी होगा ए नहीं होगा, तो पी बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया। पी बी कितना है बोलो 1/6 है, और ये कितना है 1/12 है। 12 2 - 1 तो 1/12, है ना। ये देखो आ गया, तो ये हो गया 1/12, समझे। अब देखो अगला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो ध्यान दो, देखो समझो। देखो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, ये होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर हमेशा। ये देखो मैंने बताया था बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखो हमेशा। अच्छा अब देखो ये बात ध्यान दो, मैंने बताया था कि ए की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ए मतलब इवेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो इवेंट नहीं होगी। देखो जैसे मान लो ये हमारा सैंपल स्पेस है,
और ये हमारी इवेंट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला, इसके बाहर वाला पार्ट कि ए ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं होगी। ए और ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1, चाहे कोई भी इवेंट हो। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट के समेशन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इसी प्रकार देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस पी ए हमेशा। ठीक है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 माइनस पी ए। तो देखो जैसे अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी आप जानते हैं, तो कितना आंसर आ गया बोलो 2/3, है ना। तो देखो इसका आंसर हो गया 2/3। बात समझे। बहुत सारे सवाल हैं, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सब 12th में पूछे जाते हैं अक्सर, और IIT में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखो ध्यान से जरा बेटा। अच्छा अब देखो अगला पार्ट। अगला पार्ट देखो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो फिर वही चीज है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पूरे कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस दैट इवेंट। तो देखो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12, तो आंसर आ गया 11/12। तो देखो इसका आंसर आ गया 11/12। ठीक है, अब देखो आगे अगला पार्ट देखें। देखो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। देखो मैंने बताया था अभी तुमको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो देखो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला बन गया। अब इससे देखो ये निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी। देखो ये चाहिए ना, तो ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी। देखो ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, देखो ये रहा कितनी है 1/12 है, और पीबी कितना है 1/6 है। तो आंसर कितना हो गया 1/2। तो ये आंसर कितना आ गया 1/2। बात समझे। इसकी देखो वैल्यू कैसे निकाली थी, ध्यान दो, निकाली थी मैंने बताई थी आपको निकालना अभी। बात समझे, लिखो जल्दी। अगला देखो, इसी से देखो, इसी से समझो ध्यान से, बी कॉम्प्लीमेंट बाई, देखो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट बाई ए कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालो। तो देखो आ गया ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी की जगह पर बी कॉम्प्लीमेंट। बस समझे। देखो ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह बी। अब देखो ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है। और देखो
पीवी कॉम्प्लीमेंट देखो यहां से निकलेगा, पीवी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस पीवी, भाई देखो यही रूल, पीवी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पीवी, तो 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 हो गया, बस समझे। तो देखो ये हो गया 5/6, तो 2/3 इंटू 6/5, तो कितना हो गया 4/5, ठीक है। बोलो पीवी कॉम्प्लीमेंट यहां से निकाला 1 माइनस पीवी करके, देखो इसी रूल से। लास्ट ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, एक मैं क्या लिख गया, एक सेकंड रुको, ये ए बाई बी था ना, तो यहां से ए बाई बी बेटा, ओ हो, बी बाई ए चाहिए ना, एक सेकंड रुको, ध्यान दो ध्यान दो, रुको रुको रुको, तो यहां पर ऐसे करो, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, है ना, थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं की बात है। तो बी बाई ए चाहिए, तो यहां पर पी ए आएगा, पी ए सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए चाहिए, तो यहां पर पी ए आएगा, तो यहां पर बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह, तो नीचे क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट यहां से निकल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, तो देखो ये वैल्यू अभी निकाली ना हमने, ए कॉम्प्लीमेंट देखो ये वैल्यू 2/3 है, और पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 3/4, तो 2/3 इंटू 4/3, तो 8/9, ठीक है, ये बात समझे ना। तो ये चूंकि हमें बी बाई ए चाहिए ना, तो पहले बी बाई ए निकालो, फिर बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इस रूल से निकलेगा, यही रूल में था दो टाइप के। देखो अगर यहाँ पी ए है तो यहाँ बी ऊपर है और ए नीचे, अगर यहाँ पी बी लिखेंगे तो यहाँ ए ऊपर और बी नीचे लिखेंगे, ऐसे याद रख सकते, ठीक है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी ऊपर ए नीचे, और अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ ए ऊपर बी नीचे, तो इससे देखो ये निकला, अब बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी देखो वैल्यू यहां से निकाल के रख दी, ठीक है, लिखा जल्दी। लास्ट वाला देखो ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इस रूल को ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब यहां से ए बाई बी निकालो, तो ए बाई बी क्या होगा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अब देखो इसी से निकाल लो, क्या निकालोगी ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, समझे, ए इंटरसेक्शन बी, तो बी ऊपर इधर ए ऊपर, तो ए बाई बी चाहिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है 1/6 है, ठीक है, देखो ये निकाला हमने पहले, देखो ये पहले ही निकाल चुके, और पी बी कॉम्प्लीमेंट देखो ये 5/6 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/5 हो गया। तो इस तरीके से देखो मैंने क्वेश्चन बताया कि भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हमें देखो ये सवाल करना है। अभी इसमें और भी बातें हम सीखेंगे, अभी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अभी चलेगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सब आपस में मिले जुले हैं, तो तुम्हें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन सबको पढ़ने के बाद कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, बात समझ रहे हैं ना।
तो इस बच्चों वीडियो को ध्यान से पढ़िए और अगले वीडियो में मैं इसी कॉन्सेप्ट को फिर से कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।